Hello dear all, this is your lecture number 3 Mechanical Properties of Solids. अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, ये हमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखना है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। आपको पता है यार कि जब भी कोई बॉडी होता है हमारे पास, किसी भी बॉडी में, लेट्स से ये कोई बॉडी है और जब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो ये हमारी जो भी ये बॉडी है उसका जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। लेट्स से ये जो बड़ा सर्कल था अब ये छोटा सर्कल बन गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अब क्या होता है, इस सर्कल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे ये पार्टिकल जो ओरिजिनली भी थे, स्टेबल थे फोर्स लगाने से पहले, अब ये क्या करेंगे, अब ये अपनी जो ओरिजिनल साइज है, जो ओरिजिनल साइज है उसको रीगेन करने का क्या करेंगे, ट्राई। तो ये जब उसको रीगेन करने का ट्राई करेंगे तो भाई अगर कोई चीज़ छोटी हो जाती है और अगर उसको बड़ी चीज़ में कन्वर्ट होना है, क्योंकि ओरिजिनली वो बड़ी थी, तो वो क्या करेंगे, इसके जो पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ एक फोर्स को उन्हें लगाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए। तो एक्चुअली में ये जो अंदर पार्टिकल्स हैं आपके, ये बॉडी में जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो द वर्ड इज रीस्टोरिंग फोर्स। अपनी ओरिजिनल साइज को रीस्टोर करने के लिए जिस फोर्स को लगाया जाता है उसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में आपको यही बोला गया है, जब भी कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाती है एक एक्सटर्नल फोर्स से, तो अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। गॉट इट। और इसमें भी मैं आपको अगर क्लियर करूं तो इसमें भी अभी मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जितना फोर्स आप बाहर से अप्लाई करते हो, जितना फोर्स आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, तो जो आपके बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं उतना ही वो फोर्स आपका रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से अप्लाई करते हैं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, तो जो बॉडी के अंदर कोई फोर्स होगी वो भी अंदर से एक फोर्स लगाएगी जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। यहाँ तक कोई टेंशन? तो ध्यान रखना, जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स लगता है उतना ही आपका रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा अंदर से, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोला जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है बेटा जो फोर्स आपकी बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स लगाते हैं अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन अगर क्लियर हो गया, तो जो स्ट्रेस का डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज नथिंग बट अ रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ एरिया। So stress is defined as a restoring force set up per unit area of cross section of the deformed body। और स्ट्रेस का ये जो सिंबल होता है ये सिग्मा होता है, जो कि फोर्स होती है इंटरनली अपॉन एरिया, इससे भी डिनोट किया जाता है। अब ये है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये कोई सिलेंड्रिकल पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है। आप अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ ये जो रीजन है ये एक सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन है ना। तो अगर ये सर्कुलर रीजन है तो ये जो पूरा पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है दिस इज द क्रॉस सेक्शन। तो इसको क्रॉस सेक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पे है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कोई फोर्स ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं अगर ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इस फोर्स को अप्लाई करने से मेरे बॉडी का थोड़ा डिफॉर्मिटी होगी, मतलब मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
तो उसी को लेट्स से अब मेरा स्ट्रक्चर बाई चांस थोड़ा सा छोटू सा स्ट्रक्चर बन गया है क्योंकि आपने यहाँ फोर्स अप्लाई करी है, तो अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए मैं अंदर से एक फोर्स को अप्लाई करूंगा जिसको मैंने अभी अभी रीस्टोरिंग फोर्स बोला था। तो जो मैंने रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करी है इस एक्सटर्नल फोर्स को नलीफाई करने के लिए ताकि मैं ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर सकूं, वो किस पे एक्ट कर रहा है, वो भी ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी इसी पे एक्ट कर रहा है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट कर रही है, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट कर रहा है, तो डेट इज वाई आपकी इस डेफिनेशन ने क्या बोला है, स्ट्रेस उस चीज को बोला गया है जब आपकी रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाती है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी। तो यानी लैंग्वेज अभी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है लेकिन समझने में बहुत इजी है। स्ट्रेस इज नथिंग बट एक रिस्टोरिंग फोर्स जो कि अप्लाई किया जाता है यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ऑफ द डिफॉर्म बॉडी। मतलब जो बॉडी यहाँ पे डिफॉर्म हो चुकी है, ये जब एक इंटरनल फोर्स देगी ऊपर की तरफ उस क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ ही, तो उस चीज को बोला जाता है स्ट्रेस। गॉट इट? अब नाउ स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो आपका होता है वो बिल्कुल प्रेशर की तरह ही होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर बिल्कुल सेम होते हैं। डिफरेंस बस ये है, स्ट्रेस में जो फोर्स होती है वो आप अंदर से देते हो अपॉन एरिया, और जो फोर्स हमारी प्रेशर के फॉर्मूले में होती है वो होती है एक्सटर्नल अपॉन एरिया। अब आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों के सेम है, और अभी अभी हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ से पता किया था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से पता किया था कि जित फोर्स इंटरनली जो फोर्स होगी वही एक्सटर्नली फोर्स होती है। तो अगर ये दोनों के दोनों फंडे दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो डेफिनेटली स्ट्रेस और जो प्रेशर है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स से ये मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पे एक प्रेशर आप लोगों ने क्रिएट किया है। आप लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट किया है, वो प्रेशर आपने कहाँ से क्रिएट किया है? आउटसाइड से, यानी एक्सटर्नल फोर्स से आपने मेरे पे एक प्रेशर क्रिएट किया है कि भाई लेक्चर्स को डिलीवर करो। अब होगा क्या, आपने बाहर से तो प्रेशर क्रिएट कर दिया कि भाई लेक्चर डिलीट करो, लेकिन मैं अंदर से अंदर वाले फोर्स से देखूं तो मुझे अब स्ट्रेस होने लगा है कि ये लेक्चर मैं कैसे डिलीवर करूंगा। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्ट्रेस हमेशा इंटरनल होता है और प्रेशर हमेशा बाहर से आता है। तो इसका मतलब है जो फोर्स हमारी स्ट्रेस में लगती है वो इंटरनल होती है और जो बाहर से होती है वो एक्सटर्नल होती है। गॉट इट? सो फिलहाल तो आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान रखना, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, और वो फोर्स अपॉन एरिया कौन होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगी, और एरिया किसका होगा? उस क्रॉस सेक्शन का जिसकी बॉडी डिफॉर्म हुई है। सो आई थिंक ये थ्योरी बहुत इजी थी आप लोगों के लिए समझने में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसकी यूनिट क्या होती है। आपको पता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ न्यूटन मीटर का स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा, ये क्लियर होगा। वहीं अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो ये तो डायन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। और डायमेंशन फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एरिया क्या होता है? लेंथ। मास किससे रिप्रेजेंट होता है? एल से। एरिया, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन आपका क्या होता है? ठीक है, ये हो गई आपकी लेंथ। तो लेंथ जब आपकी फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने लेंथ को भी ऊपर लेके आए और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो विद दिस थिंग आई होप आपको डायमेंशन भी बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, डायमेंशन निकालना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो ये इतना चैलेंजिंग है नहीं आप लोगों के लिए।
तो ये लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली यहाँ से आया कैसे है। और अगर अभी भी डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझना कोई टफ नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशन निकालना इतना टफ नहीं था। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आपको डायमेंशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। आपका क्वेश्चन है फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन का मतलब होता है ये डिवीजन में आपके है बेटा एरिया। एरिया आपको पता है दिस इज नथिंग बट लेंथ स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को ऊपर ले जाओगे, जब आप इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, तो अब इसमें भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब जो स्ट्रेस हमारा होता है वो कुछ टाइप्स का होता है। सबसे पहले ध्यान रखना स्ट्रेस की लैंग्वेज में यहाँ क्या क्या है। लेट्स से ये कोई बॉडी आपके पास है, तो जो टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है उसका मीनिंग क्या होता है। जब भी आप कोई डिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से आपने ये डिफॉर्म फोर्स लगाई ऊपर की तरफ और आप नीचे से भी इसको खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको खींचने से जो भी आपकी बॉडी है उसका जो लेंथ होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। तो लेंथ जब यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। तो वो आपको यही बोल रहा है जब भी आपकी रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, कब, जब आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्म फोर्स, तब लगता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जब भी आपकी किसी चीज की लेंथ बढ़ती है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ लगता है अंदर की तरफ से, ठीक है। और जो भी फोर्स बाहर से लगती है ना वो हमेशा नॉर्मली लगती है। नॉर्मली फोर्स होती है आपकी जो बनाती है आपका 90 डिग्री। जैसे ये फोर्स अगर है तो ये आपके बॉडी के सरफेस से 90 डिग्री बना रही है, तो इसको बोला जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल। लेट्स से ये बॉडी पहले ओरिजिनली उसका लेंथ यहाँ तक था, आपने फोर्स ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया, तो ये देखो अब इसका जो साइज है इस बॉडी का इंक्रीज हो गया और जो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से लग रही है, ठीक है, अंदर से जो लग रही है, ठीक है, अपनी शेप को रिगेन करने के लिए, उसको बोला गया है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। गॉट इट। अब आता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगर कोई बॉडी बाय चांस आपके पास ये है और अब आप क्या कर रहे हो, जो फोर्स जो डिफॉर्म हो रहा है अब क्या कर रहा है, आपकी ये जो एक्सटर्नल फोर्स हैं आपकी बॉडी को दबा रहे हैं। लेट्स से दब दब के आपकी बॉडी अंदर यहाँ इतना कंप्रेस हो गई, यहाँ तक कंप्रेस होके आ गई। तो अब अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए जब आपकी लेंथ यहाँ डिक्रीज हो गई है ना, अगर आपकी ओरिजिनल लेंथ L थी तो अब आपकी लेंथ जो हो गई वो डिक्रीज हो गई है L से L डैश, तो कुल मिला के आपकी लेंथ में चेंज आया है और वो कितना है, L थी और L डैश हो गई। तो इसका मतलब ये है जब भी आपकी लेंथ डिक्रीज होगी, जब भी आपकी लेंथ डिक्रीज होगी तो अंदर से जो एक फोर्स लगेगा उसको बोला जाएगा कंप्रेशनल स्ट्रेस। यानी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से लगेगी उसको बोला जाएगा कंप्रेशनल स्ट्रेस। गॉट इट। इजी लैंग्वेज है, कोई बहुत टफ नहीं है। सेम वे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। लेट्स से ये आपकी एक बुक रखी है ना, अब इस बुक में अगर मैंने एक्सटर्नली, ये बुक जैसे नीचे से फिक्स्ड है, ठीक है, ये नीचे से फिक्स्ड है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ तो डेफिनेटली आपकी बुक नीचे से तो नो डाउट फिक्स है, लेकिन ऊपर से आपकी बुक थोड़ा सा टेंडेंशियली अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगी, हट जाएगी, है ना।
तो जब भी आपने ये कोई फोर्स अप्लाई करा है टेंजेंशियली, जब आप किसी फोर्स को अप्लाई करेंगे तो आपकी बुक थोड़ा सा आगे हो जाएगी, थोड़ा सा आगे हो जाएगी। तो उसी को बोला गया है, जब आपकी बुक का चेंज इन शेप हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, तो उसको बोला जाता है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। जैसे कि आप देखो, ओरिजिनली अगर ये बुक हमारी ऐसे थी, है ना, ओरिजिनली अगर ये ऐसे था ये फिगर, तो यहाँ पे फोर्स लगने के चक्कर में आपका क्या हुआ, ये डायरेक्शन टिल्टेड हो गया, है ना। ये ओरिजिनली ऐसा था स्ट्रेट, तो अब ये किसी एंगल पे टिल्टेड हो चुका है। तो इसी को बोला गया है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो टेंजेंशियली लगता है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, यानी आपका फोर्थ स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ स्ट्रेस जो है इसको हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसका स्पेलिंग यहाँ पे सही कर देता हूँ। दिस इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं और इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये तो यार आपका और इजी है। लेट्स से अगर ये कोई आपके पास यहाँ सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे कोई सर्कल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी फोर्स अप्लाई होगी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो आपकी फोर्स अप्लाई होती है, थोड़ा सा मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में एग्जैक्टली क्या होता है, फोर्स हर जगह से बॉडी पे लगती है बेटा, हर जगह से बॉडी पे फोर्स लगती है। अभी तक आपने देखा था जो भी फोर्स लग रही थी वो नॉर्मल फोर्स होती थी। नॉर्मल मतलब जो आपकी 90 डिग्री बनाती थी, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। लेकिन इस बार फोर्स हर जगह से लग रहा है, और फोर्स हर जगह से लगने से एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ये ओरिजिनल साइज था, लेट्स से अगर ओरिजिनल सर्कल था, अब ये छोटा सा हो चुका है। तो छोटा सा होने के चक्कर का मतलब ये है कि जो इसकी वॉल्यूम है उसमें चेंजेस आ गया। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम V था, तो जो आपका ये जो न्यू वॉल्यूम आया है स्ट्रेस लेने के बाद, ठीक है, तो उसको अगर मैं ढंग से देखूं तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो चुका है, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, चलिए। तो अब ये ही जो फोर्स है ये वॉल्यूमेट्रिक है। इसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम तो होगा, चेंज इन वॉल्यूम तो होगा, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये चेंज नहीं होता, ये इंटैक्ट रहेगा ऐसे ही। सिर्फ आपका ये साइज चेंज हुआ है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है। बेसिकली मेन तो वॉल्यूम का बात चल रहा है, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो उसकी एज इट इज रहेगी, बस थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज को बोला गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और ध्यान रखना, इसमें फोर्स आपकी हर जगह से लगती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो विद दिस थिंग आई होप द lecture is clear to you. So we will meet you on the next lecture. Thank you.